हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज विद्यार्थियों की जो डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए मैं लेके आ गया हूँ क्लास 8 मैथ का रिवीजन, और वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रीमियर संख्याएं, इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप गलत करके नहीं आओगे। आप लिख के आओगे और उसका आंसर भी बिल्कुल सही लिख के आओगे। तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और प्रत्येक पॉइंट को गहनता से समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय का नाम हमारे क्या है? परिमेय संख्याएं। अब पहले हमें यही जानना होगा कि आखिर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं वही हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। देखो, इसको सही ढंग से हम समझते हैं कि कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। सही से समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि p और q क्या है। तो विद्यार्थियों, p और q हमारे पूर्णांक होते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि p/q क्या है। तो कोई भी भिन्न होती है उससे हम कैसे बच्चों लिखते हैं? अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते हैं? तो यही हमारी परिमेय संख्या होती है, जहाँ पर p यानी अंश भी हमारा एक पूर्णांक रहेगा और हर है वो भी हमारा एक क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा। पहले ये जानते हैं पूर्णांक क्या है। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या तो सर 0 से स्टार्ट होती है, फिर 0, 1, 2, 3, फिर ये ऐसे आगे बढ़ती रहती हैं। सर ये है पूर्ण संख्या। तो विद्यार्थियों, इनको ही तो हम पूर्णांक कहते हैं। ये प्लस की या माइनस की हो सकती हैं। यदि आपके 0, 1, 2, 3 ये जो संख्या लिखी गई है, इसको मैं -1, -2, -3 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन है ये एक पूरी संख्या, इसी कारण से ये पूर्णांक है। ये प्लस का या माइनस का हो सकता है, तो ये हो सकते हैं पूर्णांक। ठीक है। अब इन्हीं पूर्णांकों को अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है, तो फिर वो आपके परिमेय संख्या है। ऐसी कोई आपको भिन्न देखने को मिलती है जिसके अंश में भी कोई पूर्णांक है और हर में भी कोई पूर्णांक है, तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन इसने बोला है कि q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट आपको याद रखना है, यदि आपके पास कोई भिन्न है, जैसे ये 2/3, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन 2/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बट्टे में क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। क्योंकि इसने बोला हुआ कि आपके हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब सर यदि 0 होता है तो क्या मिस्टेक होने वाली? क्योंकि विद्यार्थियों, हमें पता है कि हम हमेशा हर का भाग अंश में देते हैं, और यदि आप 0 का भाग 2 में दोगे तो ये भाग तो पूरा पूरा जाने वाला ही नहीं, मतलब इसका जो आंसर है वो तो आने वाला ही नहीं। आप कभी इसको पूर्ण रूप से सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना। इसी कारण से हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसको हमने सही ढंग से पढ़ लिया। अब चलते हैं इसके गुणधर्मों के बारे में। इसके गुणधर्मों के बारे में एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको आप पूरा देखना, मैं एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करवाऊंगा। अब इसके गुणधर्म है ना, वो क्या है? गुणधर्म किस में लगते हैं? या तो इसमें योग होता होगा, परिमेय संख्या में भी योग होता है, इसमें व्यवकलन यानी घटाव भी होता है, गुणा भी होता है और भाग भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ नियम हम यूज करेंगे, उनको हम गुणधर्म कहते हैं। तो सबसे पहले है संवृत गुणधर्म। क्या है? संवृत गुणधर्म। अब संवृत गुणधर्म क्या होता है? ये कैसी प्रॉपर्टी है? तो देखो, इसका सीधा मतलब विद्यार्थियों है कि अगर आप दो परिमेय संख्याओं के साथ कोई क्रिया करते हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या आपने ले ली और उसके साथ में आप कोई क्रिया करते हैं, कौन सी क्रिया? जोड़, घटाव, गुणा या भाग, ये क्रिया होती है। यदि ये करते हैं तो क्या उत्तर भी एक परिमेय संख्या आता है? यदि आप दो परिमेय संख्याओं के साथ जोड़ करें, बाकी करें, गुणा करें या भाग करें, तो जो आपको उत्तर मिलता है वो भी क्या एक परिमेय संख्या आता है। यदि परिमेय संख्या आता है तो उसमें संवृत गुणधर्म है, अन्यथा नहीं है। अब देखो, इसको आगे हम जानते हैं कि ये किस किस में होता है। तो देखो, योग और घटाव को पहले देखते हैं। परिमेय संख्या योग और घटाव के अंतर्गत संवृत है। जो परिमेय संख्या विद्यार्थी होती हैं वो योग और घटाव इसमें क्या होती हैं? समृद्ध होती हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं को आप
योग करोगे, जैसे 2 और 3, ये 2 एक प्रीमिय संख्या है। अब आप कहोगे सर ये तो भिन्न में तो नहीं है। तो बच्चों आपको पता है किसी भी संख्या, कोई भी आपके पास एक संख्या है उसके बट्टे में 1 तो होता ही होता है। तो ये क्या हुआ, भिन्न ही तो हुआ। 2/1 है, ये 3/1 है। तो ये भी आपके प्रीमिय संख्या है, ये भी प्रीमिय संख्या है। इन दोनों को आपने जोड़ा, उत्तर में आपको एक संख्या मिली 5। तो ये भी क्या है, प्रीमिय संख्या। यहाँ 5 भी एक प्रीमिय संख्या, इसीलिए आप कहोगे कि योग में ये समृद्ध गुणधर्म होता है, किसमें, प्रीमिय संख्याओं में। और व्यवकलन कोई भी कर लेते हो आप, कोई भी घटाव कर लेते हो, ठीक है ना। जैसे 9 माइनस आपने कर दिया 5, अब आंसर क्या आया, 4 आया। तो ये भी तो क्या है, एक प्रीमिय संख्या है ना। तो योग और घटाव में प्रीमिय संख्या है वो समृद्ध होती है। साथ में आपको याद रखना है गुणन होता है ना, गुणन, इस गुणन में भी ये समृद्ध होती है। तो आपको एक मेन पॉइंट याद क्या रखना है कि सर प्रीमिय संख्या योग, व्यवकलन और गुणन में समृद्ध होती है। किस किस में समृद्ध होती है सर, ये योग, व्यवकलन, व्यवकलन और किस में, और सर गुणन में ये समृद्ध होती है। ठीक है, 3 पॉइंटों में प्रीमिय संख्या क्या होती है, समृद्ध होती है। लेकिन भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं, भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं। ध्यान रखना, कोई भी प्रॉपर्टी भाग में तो लगने वाली है ही नहीं, न ही ये कभी व्यवकलन में लगती। ओनली फॉर समृद्ध गुण है वही व्यवकलन में लगता है। आगे जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, उसमें योग और गुणन में वो सभी प्रॉपर्टी यूज होती हैं, व्यवकलन और भाग में नहीं होती। व्यवकलन में ओनली फॉर समृद्ध गुणधर्म ही लगता है। याद हो गया क्लियर रूप से? ओके, कमेंट करके बताओ फटाफट मुझे, ठीक है ना। इसमें क्यों 0 से भाग दें तो वो अपरिभाषित होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के, प्रीमिय संख्या के अंदर आप 0 से भाग दोगे तो वो अपरिभाषित होगा, क्योंकि उसका कभी पूर्ण रूप से उत्तर आता भी नहीं है। ठीक है, ये पहला हमारा गुणधर्म हो गया। दूसरा गुणधर्म है विद्यार्थियों क्रम विनिमयता। क्या है, क्रम विनिमयता। अब देखो इसको सही ढंग से समझते। क्रम का मतलब होता है जगह, है ना। क्रम, जैसे मैं पहले क्रम में हूँ, किसी ने गिना कि ये सर 4वें क्रम पर था, ये 5वें क्रम पर था। विनिमयता का मतलब होता है अदला बदली। क्या होता है, अदला बदली, यानी क्रम का बदलना। क्या कहलाता है, क्रम विनिमयता कहलाता है। क्रम का बदलना क्रम विनिमयता कहलाता है। ठीक है ना, ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके गुणधर्मों को हम जानते हैं। इसका अर्थ है कि क्या हम संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं। तो यदि हम जोड़ बाकी गुणा भाग करते तो उसमें क्रम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। तो इसको सही ढंग से सॉल्व किया और पता लगाया हमने कि योग, हाँ योग में आप क्रम बदल सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं किसमें, योग में। जैसे a + b = b + a, ये कौन सा गुण है, ये क्रम विनिमय का गुण है। किसका गुण है, क्रम विनिमय का गुण है सर। और किस में क्या हो रही है, इसमें जोड़ हो रही, तो हम कहेंगे योग में, है ना। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है a + b = b + a, कौन सा गुणधर्म है, तो आप देखते रह जाओगे, पता नहीं क्या है। तो ये है भाई योग हो रहा है। तो योग के अंतर्गत क्या हो रहा है, क्रम बदल रहा है। a + b था, फिर दोबारा हुआ कि b आगे आया और a पीछे गया, तो ये b + a हो गया, क्रम विनिमय का गुण हो गया, किसमें, योग में। अब देखो उदाहरण के लिए 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है सर। वही है जो 3 + 2, 2 + 3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 + 3 बराबर होता है 3 + 2 के, होता कि नहीं। इन दोनों का योग 5, इन दोनों का योग 5। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा सर फर्क। इसी कारण से इसमें हम क्रम बदल सकते हैं, किसमें, योग में आप क्रम बदल सकते हो। कहीं पर आपके योग हो रहा है तो आप आसानी से क्रम बदल सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसके बाद में गुणन को देखते हैं। हाँ क्रम बदल सकते हैं, किसमें, गुणन में। गुणन में भी आप क्रम बदल सकते हैं। वहाँ पर a × b = b × a, यानी जैसे मान लो 3 × 2 = 2 × 3, क्रम बदला हमने, क्रम बदला। इसके आंसर में कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, पता करते हैं। 3 को 2 से गुणा किया 6 होता है सर, 2 को 3 से गुणा किया 6 होता है सर, बराबर होता है। क्रम बदला, लेकिन इसके उत्तर में कोई फर्क पड़ा नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी कारण से हम बच्चों कहते हैं आपको कि आप योग में और गुणन में क्रम बदल सकते हैं। उसके बाद में आप न तो घटाव में क्रम बदल सकते हैं और न ही भाग में क्रम बदल सकते हैं। ध्यान रखना, जो क्रम विनिमय का गुण है वो प्रीमिय संख्या में योग और गुणन में लगता है, व्यवकलन और भाग में नहीं लगता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आगे हमारा जो गुण आता है
गुणधर्म है वो है साश्रयता। क्या है? साश्रयता। इसका सीधा मतलब बच्चों होता है ब्रैकेट से, ग्रुप से। इसका संबंध ग्रुप या ब्रैकेट बनाने से होता है। बच्चों आपके पास मैंने कोई संख्या में दे रहा हूँ, जैसे आपको दे दिया 2 + 3 + 2 दे दिया। बताओ इसका योग कितना होता है? आपने तो बोल दिया सर इनका योग तो 7 होता है। अब मुझे ये बताओ कि आपने इन तीनों संख्या को एक साथ जोड़ा? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे कि हाँ सर मैंने जोड़ा। यदि ऐसा किया है तो कमेंट करके बताओ मुझे। लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। आपने पहले इन दोनों को जोड़ा होगा, उसके बाद में इसको जोड़ा होगा, या फिर पहले आपने इन दोनों को जोड़ा होगा, उसके बाद में इसको जोड़ा होगा। ऐसा ही आपने किया है। ये तो छोटी सी संख्या थी इसलिए आपने सॉल्व कर दी। अब मैं आपको एक बड़ी संख्या देता हूँ, ये जोड़ करके मुझे बताइए। ठीक है, इसमें आप तीनों को एक साथ जोड़ के बताइए मुझे, बताइए बताइए फटाफट। नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसमें ये जोड़ोगे, या फिर पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे, उसके बाद में आप इसको इसमें जोड़ने वाले हो। ऐसा ही होता है। तो कभी भी तीन संख्याओं को हम एक साथ न तो जोड़ सकते, न गुणा कर सकते, न ही भाग कर सकते हैं। अब इसके गुणधर्म को सही ढंग से समझते हैं। सहस्रता का गुण किससे रिलेटेड होता है? ब्रैकेट, कोष्टक से संबंधित होता है, ग्रुप से संबंधित। अब ये भी किस में लगता है? एक तो योग में लगता है और एक गुणन में लगता है। पहले योग को पढ़ते हैं। तीन संख्याओं को जोड़ते समय आप किसी का भी ग्रुप पहले बना सकते हैं। तीन संख्या आपके पास है, मान लो ए बी सी, तीन संख्या है, तो पहले आप इन दोनों का ग्रुप बना सकते हो, पीछे वाले का या फिर आगे वाले का बना सकते हो। इससे इसके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी इज इक्वल टू कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या है? कौन सा गुण है सर? ये तो अभी हमने देखा है साहचर्यता का गुण है। क्यों? क्योंकि सर इसमें ग्रुप बना हुआ है। पहले इसने पीछे वाले पर बनाया, फिर आगे वाले पर बनाया। आप चाहो तो पहले आगे वाले पर बनाओ, फिर पीछे वाले पर बनाओ, कोई फर्क इसके आंसर में पड़ता नहीं है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ए के स्थान पर मैं 2 लेता हूँ, बी के स्थान पर मैं 3 लेता हूँ, और सी के स्थान पर मैं 1 लेता हूँ। इसी प्रकार से ए के स्थान पर मैं कितना रखता हूँ? 2, क्योंकि इसमें जो है वो का वही मान रखना पड़ेगा, प्लस बी के स्थान पर 3 प्लस सी के स्थान पर 1। अब इनको जोड़ो। हमारा जो गुण है ब्रैकेट से रिलेटेड, वो क्या कहता है? वर्डमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट को हल करो। तो ब्रैकेट को पहले हल करते हैं। ये 2 + 3 + 1 4 हुआ सर। इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 6 हुआ। अब इसको हल करो। 2 + 3 ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, 2 + 3 5 हुआ सर, प्लस 1, इनको जोड़ा, कितना हुआ सर? 6 हुआ। क्या इसके आंसर में कोई फर्क पड़ा? सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि शास्त्रीय गुण है वो योग में लगता है। और किस में लगता है शास्त्रीय गुण? कि सर ये तो गुणन में भी लगता है। शास्त्रीयता का गुण है वो गुणन में भी लगता है। यहाँ पर भी आपके तीन संख्या दी गई, या कोई भी तीन संख्या आपके पास होती है, 3 × 2 × 1 या 5 ले लो। इनको आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा, उसको इससे करोगे, या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करोगे। यही होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। ऐसा करने से इसके आंसर में कोई फर्क पड़ता है? सर बिल्कुल नहीं पड़ता फर्क। तो हमारे पास यहाँ तीन संख्या है। एक संख्या हमारे पास 2 है, दूसरी संख्या हमारे पास 3 है, तीसरी संख्या हमारे पास 4 है। इक्वल में मैं रखता हूँ एक ही यही संख्या, 2 × 3 × सी के स्थान पर मैंने 4 रखा है। इसको हल करते हैं, आंसर में कोई फर्क पड़ा तो हम कह के कि गुणन के अंतर्गत शास्त्रीयता गुणधर्म नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है तो आप कहोगे कि शास्त्रीयता का गुण है, और किसमें? गुणन में। और यदि 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 इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिले तो आप कहोगे कि सर शास्त्रीयता का गुण है, लेकिन किसमें? योग में, क्योंकि प्लस का सिंबल है तो योग में है, गुणे का है तो गुणन में है। इतना ध्यान रखना। अब देखो ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है किसमें? बोर्ड मास के गुणधर्म में। तो 4 × 12 होता है सर। इसी प्रकार से यहाँ कोष्टक को हल करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है सर, इंटू इस साइड में क्या रहेगा? 4 रहेगा। इन दोनों को गुणा करो, 12 दूनी 24 होता है सर, इनको 24 होता है सर। क्या कोई फर्क पड़ा आंसर में? नहीं पड़ा। तो इसी कारण से ये हमारे गुण लगता है, गुणन में शास्त्रीयता का गुण। चलिए इतने पॉइंट तो क्लियर हो गए। इस मेन रूप से ये 3 ही है। उसके बाद में एक गुण हमारा रह गया वितरिकता का, जिसको हम पढ़ते हैं। अब देखो ये शास्त्रीयता का जो गुण है बच्चों, ये भी आपके व्यवकलन यानी घटाव में और भाग में नहीं लगता। ये आपको ध्यान रखना है सही ढंग से। उसके बाद में आता है वितरकता का गुण। कैसा? वितरकता का गुण। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये नियम ब्रैकेट खोलने के काम आता है। ये नियम किस में काम आता है? ब्रैकेट जो होता है, कोष्टक होता है, उसको खोलने के काम में आता है।
और जिससे कैलकुलेशन जो होती है ना वो हमारे आसान हो जाती है। अब इसका सूत्र क्या होता है, ये है ए कोष्टक बी प्लस सी। तो इसको यदि हम खोलेंगे ए कोष्टक बी प्लस सी, इसको खोलेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है कि कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सभी से अलग अलग मल्टीप्लाई करती हैं। या कोष्टक के अंदर की दोनों संख्या या पर प्लस हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ो, उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करो। लेकिन बड़ी संख्या होती तो ऐसा हम नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं कि उसको अलग अलग ही हम गुणा करते हैं या जोड़ते हैं। तो ए बी से गुणा करेगा तो ये आपके हो जाएगा ए बी, प्लस ए सी से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा ए सी। ये आपने कोष्टक को खोल दिया। अब ऐसा आपको देखने को मिले तो आप कहोगे कि ये सर वितरकता का गुण है। कौन सा गुण है? वितरकता का गुण। और किस में? योग में। अब उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं, देखो यहाँ पर इसको हल भी करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कोष्टक को पहले हल करते हैं। ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन ये भी हमने पढ़ा हुआ कि कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या उन सभी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग वो भी, ठीक है। तो 5 10 से गुणा करेगा, है ना। उसके बाद में 5 से वो 2 से भी गुणा करेगा। तो यहाँ पर देखो 5 × 10 प्लस 5 × 2, दोनों को गुणा करो। 10 को यदि 5 से गुणा करते तो ये सर 50 होता है, प्लस 5 को 2 से गुणा करते तो सर ये 10 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है? 60 होता है। तो ये इस प्रकार से खोल के हमने हल किया। इसको बंद में हल करते हैं तो 5 का तो 5 बोर्ड मास के नियम से, 10 + 2 कितना होता है? 12 होता है। इन दोनों को गुणा करो कितना होता है? 60 होता है। क्या इक्वल है दोनों आंसर? बिल्कुल सर। तो ये आपका राइट है ना, राइट है। कौन सा ये हमने पढ़ा? ये हमने वितरकता का गुण पढ़ा है, और वो भी किस में? योग में पढ़ा है। तो ये होता है वितरकता का गुण। अब गुणन में भी सीखते हैं। गुणन में ये होता है ए कोष्टक। अब देखो ये योग में और व्यवकलन में, ये दो योग व्यवकलन और गुणन तीनों में भी लगता है। मेन रूप से ये दोनों में लगता है, योग और व्यवकलन में। यानी कोष्टक के अंदर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। या तो ये आपके वितरकता का गुण ये किस में है? योग में। ये किस में है? व्यवकलन में। क्योंकि यहाँ पर कोष्टक के बाहर वाली संख्या को कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या उन सभी से गुणा करो, चाहे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वितरकता का गुण है वो आपके योग और व्यवकलन में ये होता है। मतलब यही दोनों खुलते हैं, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई उसको तो खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना। कहीं पर जरूरत पड़ती है तो हम खोल भी सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे ए कोष्टक बी माइनस सी, और अब इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए बी से गुणा करेगा ए बी, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, ए सी से गुणा करेगा ए सी हो जाएगा। अब देखो इस उदाहरण से हम समझते हैं। तो इसको तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे, और इसको खोला हुआ है और इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करें तो 5 का तो 5 रहना चाहिए। कोष्टक हल करेंगे तो 10 - 2 यानी 8 आ गया। इसके बाद में 5 को 8 से गुणा करो तो 5 × 8 = 40 होता है। इसको हल करो, 5 को 10 से गुणा करो तो सर 50 होता है। माइनस है तो माइनस लगाओ, 5 को 2 से गुणा करो सर 10 होता है। घटाओ कितना हुआ? 40। क्या दोनों आंसर इक्वल हैं? जी सर बिल्कुल इक्वल है। तो हम कहते हैं कि ये कौन सा गुण है? वितरकता का गुण है। ये व्यवकलन में था, ये किस में था? गुणन में था। मतलब ये दो तरीके से होता है वितरकता का, या तो हम योग में करेंगे या फिर व्यवकलन में। याद रखने के लिए कुछ शॉर्टकट, योग और गुणन ये अच्छे हैं। हाँ, आपको याद कैसे रखना है? योग और गुण है, जो गुणन है, योग और गुणन, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। ये अच्छे व्यवहार वाले हैं। इसका व्यवहार कैसा है? अच्छा है। इसी कारण से ये किसी भी क्रम या ग्रुप बदलने में फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रुप बदल सकते हैं या फिर अपना क्रम बदल सकते हैं, इससे इनको इनकी दोस्ती है वो खराब नहीं होती। लेकिन गुणन और भाग, सॉरी, व्यवकलन और भाग, घटाव बोलो या व्यवकलन बोलो, घटाव और भाग, इसमें क्रम या ग्रुप बदलने से उत्तर बदल जाता है। यदि ये अपनी जगह चेंज करते हैं ना, या फिर अपना जो ग्रुप है वो चेंज करते हैं, तो उत्तर है वो भी उसका बदल जाता है। इसी कारण से सावधान रहें कि घटाव और भाग में कोई गुणन नहीं लगता है, कोई गुणधर्म, ओनली फॉर समवृत्त के, ठीक है। और वितरितता का गुण है वो तो इसी प्रकार से होता है। और योग और व्यवकलन में मतलब उसको हम कोष्टक को खोल सकते हैं। ये कोष्टक खोलने की बात है, ठीक है, वो कोई खास गुण नहीं है। अब आगे हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वितरकता है, ठीक है। अब देखो योग पर गुणन का वितरण, ये इस प्रकार से जो हमने पहले पढ़ा। घटाव पर गुणन का वितरण, घटाव है और उसको गुणन के अकॉर्डिंग वितरण करते तो ये इस प्रकार से होता है। उसके बाद में शून्य और एक की पहचान, ये बहुत जरूरी है। योज्य तत्समक जिसे बोलते हैं, जीरो है वो योज्य तत्समक है। याद रखना है योज्य तत्समक क्या है? सर योज्य तत्समक जीरो होता है। किसी भी परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सभी का योज्य तत्समक जीरो होता है। याद हो गया?
किसी भी प्रीमिय संख्या में जीरो जोड़ने पर मान नहीं बदलता। कोई भी संख्या उसमें जीरो जोड़ोगे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसी कारण इसको हम योज्य तत्समक कहते हैं। तो a प्लस जीरो बराबर a ही आएगा। कोई संख्या 5 प्लस जीरो बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसा आपके कोई पूछ लिया जाए या फिर इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे, ये योज्य तत्समक है। क्या है, योज्य तत्समक है। उसके बाद में गुणात्मक तत्समक या गुणात्मक तत्समक जिसे पढ़ते हैं। किसी भी प्रीमिय संख्या को एक से गुणा करने पर मान वही रहता है। कोई भी संख्या है, प्रीमिय संख्या है, उसको यदि आप एक से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसको। जैसे a इंटू एक बराबर a आएगा, जैसे 5 इंटू एक बराबर क्या आएगा, 5। तो इस प्रकार से लिखा हुआ कोई संख्या आए, एक से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप कहोगे कि ये तो गुणात्मक तत्समक है। तत्समक का मतलब होता है वह का वही, ठीक है। गुणात्मक मतलब गुणा करने पर वह का वही, यानी जो पहले था वो का वही रहे। योज्य तत्समक मतलब जोड़ने पर वो का वही, है ना, तो उसे योज्य तत्समक कहते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ आए तो भी आप कहोगे गुणात्मक तत्समक। याद रखना है, प्रीमिय संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ टाइप के क्वेश्चनों में ये अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा, विलोम। एग्जाम के लिए पक्का टॉपिक है ये, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, एक तो होता है योज्य प्रतिलोम, एक होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ये भी 2 पॉइंट याद रखने। योज्य प्रतिलोम संख्या का चिन्ह बदलता है। कोई भी संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम हमें यदि ज्ञात करना पड़े तो केवल चिन्ह बदल दो। जैसे मान लो 5 का योज्य प्रतिलोम आपको ज्ञात करना पड़े तो 5 का योज्य प्रतिलोम आपके हो जाएगा -5। -5 का योज्य प्रतिलोम आपके हो जाएगा +5, ठीक है। ओनली फॉर चिन्ह बदलता है, प्लस किए तो माइनस हो जाएगी, माइनस किए तो प्लस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करो और उसके अंदर रेड दिल बोलते क्या बोलते हैं, या फिर आप वीडियो को लाइक करो, कुछ न कुछ करो। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा यार, भर दूँ। उसके बाद में आता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। योज्य प्रतिलोम मतलब निशान बदलना है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब संख्या को घुमा देना, उल्टा कर देना है, अंश बटा आर तो आर बटा अंश कर देना है। देखो इसको समझते हैं। यहाँ पर संख्या को उलट दें, क्या कर दें, उलट दें, लेकिन निशान नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, चिन्ह नहीं बदलना है। 8/21 का व्युत्क्रम बोलो या फिर गुणात्मक प्रतिलोम, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक प्रतिलोम बोलो या फिर व्युत्क्रम बोलो, दोनों की दोनों एक ही बात है, कभी भूलना मत, घबराना मत। तो 8/21 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 21 ऊपर आ जाएगा अंश में और 8 हर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 21/8। इसी प्रकार से -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे -1/5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो इसको समझते हैं। -5 है, आपको पता है कि किसी भी संख्या के बट्टे में एक तो होता है, इसका व्युत्क्रम हमें करना है। क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, एक को ऊपर लेके जाओ, जी सर लेके गए। -5 को नीचे लेके आ जाओ बट्टे में, तो -5 को बट्टे में लेके आ गए। अब ये माइनस का सिंबल है वो चाहे अंश में हो, हर में हो या फिर बराबर यहाँ पर 20 में हो, कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है। तो ये आ गया -1/5। विद्यार्थियों एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई संख्या के अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है तो फिर वह संख्या आपके प्लस की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, प्लस की, क्योंकि माइनस का भाग माइनस में जाता है प्लस बार, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में नए पैटर्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम यहाँ पर हल करने वाले। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखो -4/5 × 1। अब मैंने आपको बोला हुआ था कि यदि इस प्रकार से आए, कोई भी संख्या 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, कोई भी संख्या 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, या फिर एक किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एक है वो किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर में तो हमें वही संख्या है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया एक को, है ना। तो ये क्या है, क्या है, ये है 1 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब वो तत्समक है। कैसा तत्समक, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब गुणात्मक तत्समक है ना। जोड़ रहे होते, यदि 0 जोड़ रहे होते मतलब वो 0 वाला कहीं पर आया नहीं, लेकिन इस प्रकार से आ जाता, मान लो 5/4 + 0 या बराबर में 0 + 5/4, क्या है, 0 जुड़ रहा है, 0 है, 0 मतलब तत्समक है। कैसा है, योज्य तत्समक है। 1 है मतलब तत्समक है। कैसा तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। तो ये हमारे था गुणात्मक तत्समक। इतने डाउट आपके क्लियर हो गए।
नेक्स्ट, गुणधर्म की सहायता से हल करना है। इस जो हमारे एक फ्रैक्शन है इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं या प्लस हो रहा है, इसको हमें हल करना है। कौन से नियम से? गुणधर्म की सहायता से। तो हम इसको एक बार पहले पढ़ते हैं। 7/5 इंटू कोष्टक -3/12 कोष्टक बंद प्लस 7/5 इंटू 5/12। हमने इसको हल करने का तरीका ढूंढ लिया है। वितरकता के गुण से हम इसको हल कर सकते हैं, कॉमन लेके। यदि खुला हुआ है तो कोष्टक के अंदर बंद कर सकते हैं, बंद है तो उसको खोल सकते हैं। हम तो भाई बड़े गणितज्ञ हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपने देखा कि 7/5 गुणा हो रहा है इस -3/12 से, यहाँ पर प्लस है। 7/5 मल्टीप्लाई कर रहा है 5/12 से, यानी आपने देखा कि 7/5 यहाँ पर भी है, 7/5 यहाँ पर भी। मतलब हम इससे कॉमन ले सकते हैं, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं 7/5 कॉमन ले ले। इन दोनों को मैं पकड़ के डाल देता हूँ कोष्टक के अंदर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, ये माइनस का 3/12 प्लस इधर है हमारे 5/12, ये संख्या है। क्योंकि 7/5 को तो मैंने कॉमन ले लिया है, ये प्लस का सिंबल यहाँ डाला, इधर इन दोनों में से एक को बाहर डाला हुआ था, ये अंदर डाल दिया, इसको मैंने बाहर दिया हुआ क्योंकि दोनों सेम है, तो एक बार ले दिया बाहर, 5/12 डाल दिया पकड़ के कोष्टक के अंदर। अब इसको हल करते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा हुआ कि कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हम पहले हल करेंगे, तो जी करते हैं इसको हल। दोनों का हर कैसा है? समान है, तो लसब हमारे क्या आएगा? यही आएगा। नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके भी लसब ले सकते हैं, अबाजी गुणनखंड करके भी लसब ले सकते हैं। तो हमने वैसे इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, 3 और 12 में एक जैसी संख्या का भाग जा रहा है तो इसको काट के 1/4 भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लसब लेने में आसानी आ रही है। तो दोनों का हर समान है, लसब आ गया वही। तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम लिखते हैं, -3 प्लस के 5। अब देखो इसको आगे, अब ये 7/5 का, तो 7/5 मल्टीप्लाई कोष्टक में देखते हैं। एक संख्या विद्यार्थियों आपके माइनस की होती है और एक संख्या आपकी होती है प्लस की। एक संख्या माइनस की और एक संख्या होती है प्लस की, है ना। तो आपको क्या करना है? माइनस ही करना है। एक संख्या आपको माइनस की मिले और एक संख्या आपको प्लस की मिले तो उसमें बाकी कर दो। क्या करना? बड़े में से छोटे को घटा दो। तो यहाँ पर बड़ा 5 है, छोटा 3 है, 5 में से 3 को घटा दो, कितना बचता है? 2 बचता है। अब बड़ी संख्या 5 है, किसकी है? प्लस की है, तो प्लस में आंसर आएगा। यदि बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर आपके माइनस में आता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे इसको हल करते हैं। 7/5 इंटू 2 क्या हुआ? ये 7/5, इसके बट्टे में 1 लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गुणा हमको पता है कि अंश अंश से गुणा करता है और हर से गुणा करता है, तो 7 2 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 5 1 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर कितना आ गया? 14/5। इस टाइप से ये हल हो गया। अब देखो, चैप्टर 1 कुछ महत्वपूर्ण और बारीक नोट्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में हमने पीछे रख दिए हैं, उनको हल करते हैं। अब देखो, जीरो का कोई व्युत्क्रम, विद्यार्थी ध्यान रखना है, 0 यानी 0 और 1 की विशिष्टता। तो जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। जीरो को आप उल्टा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। यह अकेली ऐसी प्रीमिय संख्या है जिसे पलटने पर वह अपरिभाषित हो जाती हैं। यदि उल्टा कर देते हो तो ये अपरिभाषित हो जाती हैं। इसलिए जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ध्यान रखना आपको। आगे है स्वयं के व्युत्क्रम। अब खुद का व्युत्क्रम कौन होता है? तो देखो, एक तो एक माइनस का एक, ये खुद के व्युत्क्रम है। एक का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 होता है। -1 का व्युत्क्रम क्या होता है? -1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, स्टार लगा देना, मैं ये कह रहा हूं आपको। नेक्स्ट है स्वयं का ऋणात्मक, खुद का ऋणात्मक, तो वो 0 है। 0 एकमात्र ऐसी संख्या है विद्यार्थियों जो ऋणात्मक यानी योज्य प्रतिलोम व स्वयं है। क्या है? योज्य प्रतिलोम व स्वयं है। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है ना। ये 0 एक ऐसी संख्या है बच्चों कि ये न तो प्लस का है न ही माइनस का है। तो स्वयं का ऋणात्मक है वो क्या है? 0। 0 खुद का ऋणात्मक भी है, खुद का धनात्मक भी है। इसी कारण से दोनों के मैदान में खेल सकता है, इसको कोई रोक नहीं है। आगे चिन्ह के बारे में हम जानते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होता है। यदि कोई धनात्मक संख्या है यानी कोई प्लस की संख्या है आपके पास में और इसका व्युत्क्रम, जिस व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, होता कि नहीं होता है?
तो यदि कोई धनात्मक प्रीमिय संख्या है तो उसका व्युत्क्रम जो होगा वो हमें धनात्मक में ही होगा, मिलेगा। 2/3 है तो ये हो जाएगा 3/2, ये इसका व्युत्क्रम कहलाता है। व्युत्क्रम का मतलब है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में ऋणात्मक प्रीमिय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा ऋणात्मक, जैसे -2/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। माइनस का है तो माइनस रहेगा, ये आपके याद रहेगा पॉइंट, ठीक है। अब इससे रिवीजन के अंदर रिवीजन शुरू हो गया है। अब देखो प्रीमिय संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक में अंतर। अब देखो प्रीमिय संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर। प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक एक प्रीमिय संख्या होती है। जितनी भी आपके पास प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब हम बोलते हैं गिनती में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, ये प्राकृत संख्या होगी। पूर्ण संख्या 0 इसमें जोड़ देते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, बहुत सारा लंबा। तो उसके बाद में पूर्णांक 0 1 2 3 -3 -10 -100, ये सब पूर्णांक हो गए, है ना। तो यहाँ पर मैं प्राकृत संख्या लिखता हूँ 1 2 3 4, ये आगे। और पूर्णांक 0, पूर्ण संख्या सॉरी 0 1 2 3 4, ये ऐसे आगे बढ़ती जाती है। और उसके बाद में आता है पूर्णांक -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3, ये इधर भी जा रही है -6 -7, जाती 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 आगे और न जाने कहाँ तक जाएगी। और ये 0 1 2 3 4, ये इधर न जाने कहाँ तक जाएगी। तो ये क्या है, पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक के अंदर संख्या पूर्ण होती है, वो प्लस की या माइनस की हो सकती है संख्या होती है, क्योंकि सबके नीचे एक लिख सकते हैं। अब ये जितनी भी हैं प्राकृत संख्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, पूर्णांक हैं, ये सभी की सभी आपके प्रीमिय संख्या होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में आप एक लिख सकते हो। आप कहोगे सर इसके अंदर तो हमने एक पॉइंट पढ़ा 0, और आपने बताया था कि किसी भी संख्या के हर में 0 तो नहीं होना चाहिए। तो आप 0 है, ये क्या एक प्रीमिय संख्या है? अरे बिल्कुल, 0 है वो एक प्रीमिय संख्या है। क्या है, 0 है वो एक प्रीमिय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी संख्या के हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 का मैंने मना नहीं किया है ना। तो 0/1 यानी 0 है वो एक प्रीमिय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन किसी के हर में 0 है तो फिर वो प्रीमिय संख्या नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है सर, आगे समझ में आगे। लेकिन प्रत्येक प्रीमिय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। जितने भी पूर्णांक हैं, क्या बोला है, प्रीमिय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। प्रीमिय संख्या होती है ना, उसको हम पूर्णांक नहीं, यानी कहने का मतलब ये हो गया। एक मैं नॉर्मल उदाहरण देता हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं ना, गर्ल गर्ल, जितनी भी गर्ल है वो क्या है, इंसान है, ठीक है, व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति, लड़का लड़की दोनों को हम व्यक्ति बोलते हैं। और जितने भी बॉयज़ हैं ना, बॉयज़, जितनी भी लड़कियां हैं वो भी व्यक्ति, जितने भी बॉयज़ है वो भी क्या है, व्यक्ति है। लेकिन जितने भी व्यक्ति है वो सभी की सभी लड़कियां हैं क्या? नहीं सर, नहीं है। तो जितने भी व्यक्ति है वो सभी के सभी लड़के हैं क्या? नहीं सर, नहीं। तो ऐसा ही तो इसमें पॉइंट है। जो भी आपने पढ़ा है, प्राकृत संख्या पढ़ा है, पूर्ण संख्या पढ़ा है, पूर्णांक पढ़ा है, ये सभी की सभी क्या है, प्रीमिय संख्या है। क्या है? प्रीमिय संख्या है। लेकिन जितनी प्रीमिय संख्या हैं वो सभी पूर्णांक नहीं है। जितनी प्रीमिय संख्या वो सभी पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं है। सभी प्रीमिय संख्या प्राकृत संख्या भी नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या छोटा हिस्सा है, उससे बड़ा है पूर्ण, पूर्ण से बड़ा है पूर्णांक, पूर्णांक से बड़ा है प्रीमिय। ऐसे ये है आपके प्राकृत संख्या, इससे ऊपर है आपके पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से ऊपर है आपके पूर्णांक, पूर्णांक से ऊपर है आपके प्रीमिय संख्या, है ना। तो ये देखो जी, ये आपके प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये इसके दायरे में आ रहे हैं। लेकिन ये जो है ना प्राकृत संख्या, ये प्रीमिय संख्या, इसे हम प्रीमिय संख्या कह रहे हैं। P/Q में लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे क्या है, मैं अलग 1 मिनट इसको रफ करता हूँ और एक अलग पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग पेन की सहायता से समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले रेड ही रखता हूँ मैं। ये जो रेड में है ना, आपके रेड में ये है आपके प्राकृत संख्या, और इसके बाद में मैं ब्लैक पेन लेता हूँ। ये है ना, ये आपके हैं पूर्ण संख्या, और उसके बाद में पेन चेंज करते हैं, ये हैं सॉरी पूर्णांक। ये क्या है, पूर्णांक। अब उसके बाद में जो हमारी संख्या आ रही है, मैं इसके लिए यूज कर देता हूँ
ये वाला यूज कर देता हूँ। ये जो है ये है हमारे प्रीमियस संख्या, ये है p बटा q, और ये वाला है ना, ये वाला है हमारे पूर्णांक। अब बताओ बच्चों, पूर्णांक है वो तो इस प्रीमियस संख्या के दायरे में आ रहा है, लेकिन प्रीमियस संख्या वो इस पूर्णांक के दायरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसी कारण से जितने भी पूर्णांक है वो सभी के सभी प्रीमियस संख्या नहीं है। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी के सभी प्रीमियस संख्या हैं, क्योंकि पूर्णांक जितने भी है ना वो प्रीमियस संख्या के दायरे में आ रही है, लेकिन प्रीमियस संख्या जितनी भी है वो पूर्ण संख्या के दायरे में नहीं आ रही है। इसी कारण से जितनी भी प्रीमियस संख्या है ना, मतलब यहाँ पर जितने भी पूर्णांक है ना वो क्या है, प्रीमियस संख्या। जितने भी पूर्णांक है ना, जितने भी पूर्णांक है ना वो सब क्या है, प्रीमियस संख्या। लेकिन जितनी भी प्रीमियस संख्या है, जितनी भी प्रीमियस संख्या वो सभी की सभी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जैसे ये हो गया 3/2, ये आधी अधूरी संख्या है। ये प्रीमियस संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब तो एक पूरा अंक होना चाहिए, 5, 10, -10, -15 ऐसा होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आता शून्य से भाग। किसी भी प्रीमियस संख्या a के लिए यदि a के अंदर भाग हम 0 का देते तो वो अपरिभाषित होता है, मतलब उसमें उस पूरा भाग नहीं जाता है, आप लाख कोशिश कर लो। इसलिए q इज़ नॉट इक्वल, मतलब जो भी हमारा ये है q में भाग 0 की शर्त नहीं रखता, मतलब q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, जो हमने प्रीमियस संख्या में पढ़ा है पहले पॉइंट में, वो है। उसके बाद में एग्जाम में आने वाले सत्य असत्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्या 0 एक प्रीमियस संख्या? बिल्कुल सर है, क्योंकि हमने इतना सही ढंग से पढ़ रखा है। हाँ, क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, क्या सभी प्रीमियस संख्या समृद्ध होती हैं? सभी प्रीमियस संख्याएं वो समृद्ध होती हैं भाग के अंतर्गत। तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाग के अंतर्गत तो समृद्ध होता ही नहीं, भाग में तो कोई गुणधर्म लगता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट सीधा सा मना बोलेंगे। तीसरा है, दो प्रीमियस संख्याओं के बीच कितनी प्रीमियस संख्या? अनंत प्रीमियस संख्या होती है। दो प्रीमियस संख्या, जैसे मान लो एक आपकी प्रीमियस संख्या 2 है और एक प्रीमियस संख्या आपके 3 है, तो इसके बीच में अनंत यानी इतनी प्रीमियस संख्या, मतलब आप गिन ही नहीं सकते, क्योंकि इस 2 और 3 के बीच में आप सोचोगे सर 2 और 3 में तो कोई है ही नहीं बीच में। अरे भैया है, 2 से 1/4 ये कहाँ है, 2 से 1/2 ये कहाँ है, अरे इनके बीच में भी और संख्या है। उसको मतलब एक ऐसी लाइन है, उसको जितना जूम करोगे तो या इतने पार्ट को और जूम करोगे और जूम करोगे तो इसके बीच में छोटी छोटी असंख्य संख्या है, मतलब हम गिन ही नहीं सकते। तो दो प्रीमियस संख्याओं के बीच में अपरिमित, यानी जिससे हम गिन ही नहीं सकते, अप्रीमिय दो प्रीमियस संख्याओं के बीच में अपरिमित प्रीमियस संख्या होती है। कितनी? अपरिमित, यानी अनफाइनेट। भले ही नए सिलेबस में इसे ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपके नए सिलेबस में नहीं बट है इंपॉर्टेंट। यहाँ नहीं है तो आपके 9th में आपको ये वापस डिस्टर्ब करेगा। एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए देते हैं। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे किसी भी प्रीमियस संख्या a में जोड़ने पर उत्तर a ही आता है? उस संख्या का गणितीय मान क्या है? उसका गणितीय मान क्या है ये बताना पड़ेगा आपको, मुझे बताना पड़ेगा कमेंट करके। अब आप ये तो बोल दोगे ए में जोड़ने पर किसी भी प्रीमियस संख्या, कोई भी प्रीमियस संख्या है, संख्या जैसे मान लो ए है, उसमें जोड़ने पर उत्तर ए ही आता है, तो वो तो आप कह दोगे हाँ सर a + 0 = a आता है। तो बताइए भाई, ये जो ये है इसका गणितीय नाम क्या है? कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको मुझे। और जिस विद्यार्थी का सबसे पहले राइट कमेंट आएगा उसके कमेंट को मैं पिन अप करूँगा, है ना, ताकि बाकी वाले विद्यार्थी उस आंसर को डायरेक्ट देख सके। तो आशा करते हैं ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर का हमने रिवीजन किया, ये आपके दिमाग में बिल्कुल सही ढंग से भर गया है और आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया है। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। प्रत्येक दिन शाम को आपके 6:30 बजे हमारी ये क्लास होगी, क्लास 8 का रिवीजन।